अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अगले चंद दिन बहुत अहम है क्योंकि हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं और फैसला होना है कि केयर टेकर सेटअप किस किस्म का होगा और पाकिस्तान का निगरां वजीर आजम कौन होगा। इसके अलावा इस हवाले से भी बात हो रही है कि आने वाले इंतखाबात में क्या 2 बड़े रहनुमा यानी कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोनों इन होंगे या दोनों आउट होंगे या दोनों में से कोई एक इन होगा और एक आउट होगा। क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से पीएमएलएन ये दावा कर रही है कि वो इलेक्शन से पहले आएंगे, कैंपेन में हिस्सा लेंगे, लेकिन अब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो केसेस हैं मुमकिन तौर पे उसका नतीजा भी आ सकता है और क्या सराई हो रही है कि क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्या वो जेल चले जाएंगे या फिर वो सियासत में रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। और सवाल ये भी है कि वो रहते हैं या नहीं रहते सियासत में, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में होगी और क्या इलेक्शन में हिस्सा ले रही होगी, क्योंकि इस हवाले से भी जो तज्ज़िये हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहले इस इशू पर बात करेंगे जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मंसूर अली खान ने और मुजीबर रहमान शामी ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त जो ये बात हो रही है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा वो सियासी शख्सियत होगी और जो केयर टेकर सेटअप है उसको कानून साजी के जरिए बाइख्तियार भी बना दिया गया है। अब हुकूमत ये कहती है कि इसकी वजह ये हम चाहते हैं कि माशी पॉलिसीज में तसलसल हो, ऐसा ना हो कि हुकूमत 3 महीने के लिए स्टैंड स्टिल हो जाए। क्या आपको लगता है यही वजह है इसकी या पीछे वजह कुछ और है? देखिए शहजाद साहब, वजूहात कई हो सकती हैं और तज्जिया भी हो सकता है और शुकूक व शुबहात भी हो सकते हैं, लेकिन अब जो हुकूमत कह रही है हमें उसी पर यकीन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आने वाले 3 महीने जो हैं उनमें ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी हैं जिनका तसलसल चाहिए। अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट नजर है गल्फ कंट्री से यानी कतर से, सऊदी अरब से, बहरैन से और यूएई से, और वो उसमें कोई खलल ना पड़ जाए तो वो भी पेश नजर है। बहरहाल अब पुडिंग का मजा तो अब उसे खाने में होगा। अब कोई ज्यादा देर तो रह नहीं गई, हमारे सामने खुद वाकयात जो हैं वो जाहिर होते चले जाएंगे और फिर हम ज्यादा संजीदगी से उनका जायजा ले सकेंगे। और मंसूर साहब, आपको क्या लगता है मामला इतना सादा है? क्या हुकूमत ये इसलिए कर रही है कि उनको खदशात है कि केयर टेकर सेटअप कहीं तवील ना हो जाए, इसलिए कोई सियासी शख्सियत हो और बाअसर बाइख्तियार केयर टेकर सेटअप हो, या फिर जो किया जा रहा है उससे उल्टा खदशात जन्म ले रहे हैं? देखिए साहब, मेरे ख्याल में इसमें शक का लफ्ज जो है ना वो सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। ये हुकूमत चाहती है कि इनके जाने से पहले कम से कम इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई बड़ा फैसला जो है वो जरूर आए, कन्विक्शन हो जानी चाहिए और सजा हो जानी चाहिए इमरान खान साहब को। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं होता तो निगरान सेटअप के अंदर फिर भी कोई ऐसा शख्स कम से कम जरूर आके इस कुर्सी के ऊपर बैठे, क्योंकि आप ज़हन में रखिए कि नवाज शरीफ साहब की वापसी भी इन लोगों ने इसी दौरान प्लान की हुई है, अगले 3 महीने के अंदर ही। तो कोई ऐसा शख्स आके बैठना चाहिए जो फिर भी मामला को अपने कंट्रोल के अंदर रखे। कोई ऐसा शख्स ना हो जो उस तरह चीजों को कंट्रोल ना कर सके जिस तरह पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। और अगर किसी वजह से, कोई भी वजह बन सकती है पाकिस्तान में, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी निगरां हुकूमतें जो हैं उनके दौरानिये अगर लंबे हो सकते हैं तो वफाकी हुकूमत जो निगरां वफाकी हुकूमत बनेगी उसका दौरानिया भी लंबा हो सकता है। तो जस्ट इन केस आप समझ लीजिए कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि एक ऐसा बाइख्तियार शख्स हो जो आए, आके मामला को अपने हाथ में रखे। इमरान खान साहब की जेल में रखिए, अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं हो सकी। अली मोहम्मद खान को 8 दफा गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया है। शहरियार अफरीदी साहब की भी एक जमानत हो चुकी है और किसी भी ऐसे शख्स को अभी तक कोई ऐसी सजा नहीं मिल सकी। 9 मई के हवाले से उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो शक का जरूर एक एलिमेंट जो है इस हुकूमत के जेहन में मौजूद है। और शामी साहब, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पार्टी तो कह रही है कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक आके नहीं दे रहे हैं। शायद स्ट्रैटेजी यही है कि मिड सितंबर के बाद वो आएंगे। लेकिन इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं इंतखाबात में, या आपको लगता है कि उससे पहले वो डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, अरेस्ट होंगे और वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, कोशिश तो यही नजर आती है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं, गिरफ्तार हो जाएं और इंतखाबी मुहिम चला न सके और उनके बगैर इंतखाबी मुहिम चले। लेकिन पीटीआई जो है एक पार्टी के तौर पर वो मौजूद रहे। तो ये एक पीटीआई और इमरान खान दोनों को बैक वक्त आप इंतखाबी मुहिम से या इंतखाबी अमल से निकाल नहीं सकेंगे। जैसे 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उज़्व मुअत्तल हो गए
और वो कैंपेन नहीं चला सके, लेकिन उनकी पार्टी मौजूद रही मैदान में और उसने इलेक्शन लड़ा। तो उसी तरह की सूरत हाल अगर होती है तो फिर तो इलेक्शन जो है उसका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर दोनों मैदान में ना होंगे तो जाहिर है कि फिर किसे देखकर आप शर्माइएगा। ये तो फिर तो कोई इंतखाबी अमल जो है वो बड़ा यानी वो फीका हो जाएगा, उसका कोई उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रहेगी। तो बहरहाल अभी तो कोशिश जारी है, लेकिन पीटीआई के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही, ना कोई इक़दाम नजर आ रहा है। तो पीटीआई एक पार्टी के तौर पर उसको बेदखल कर दिया जाए, मेरा ख्याल ये नामुमकिन होगा और ना इस वक्त तो कोशिश नजर आती है। अच्छा मंसूर साहब, इस पर भी दो राय है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बैलेट पेपर है उस पर पीटीआई का नाम भी नहीं होगा, बल्ले का निशान भी नहीं होगा। क्या आपको लगता है ऐसे ही होगा? क्योंकि मेरी बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ में लोग हैं जो इस वक्त रूपोश हैं, भागे हुए, उनसे बात हुई, क्योंकि ना उन्होंने तरीन पार्टी को ज्वाइन किया है पंजाब में, ना उन्होंने परवेज खटक साहब की पार्टी को ज्वाइन किया है। तो वो ये कहते हैं कि हम चांस लेंगे, पीटीआई के साथ रहेंगे, इलेक्शन के करीब अगर हम नॉमिनेशन पेपर फाइल करने जाते हैं, हमें उठा लिया जाता है या इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता तो उस वक्त देखी जाएगी, लेकिन फिलहाल हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आपको क्या लगता है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा होगी? और अगर होगी तो क्या जो उनके लोग हैं वो आज़ादी से इलेक्शन लड़ सकेंगे? देखिए मैं शहजाद साहब, चूंकि आपने रूपोश रहनुमाओं की बात की तो मैं इजाजत के साथ जो है वो मैं अब कोट भी कर सकता हूँ। मेरी आज जो रूपोश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है हमाद अजहर साहब, मेरा आज उनसे रब्ता हुआ, बल्कि उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया कि जैसे ही ये असेंबलियां तहलील होंगी, ये सेटअप यहाँ से जाएगा तो जो अगला निगरान सेटअप आएगा हमें उम्मीद है कि हमारी मुश्किलात कुछ उसके अंदर कम हो जाएंगी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इस पूरी रेस से बाहर निकाल दें। हाँ, क्या उनको खुल के खेलने दिया जाएगा या नहीं खेलने दिया जाएगा, क्योंकि टिकट भी वापस किए जा रहे हैं और कई ऐसे इलेक्टेबल जो है वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा इमरान खान साहब के लिए डायलेमा इस बात का होगा कि टिकट अगर दिया भी जाए तो किसको दिया जाए, क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि वो वाली सिचुएशन नहीं हो सकती कि अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब ने खंबे को टिकट दिया तो खंबा भी जीत जाएगा, वो वाली सूरत हाल नहीं है। हर हल्के के अंदर आपको कम से कम 2,500 से 3,000 पोलिंग स्टाफ चाहिए होता है जो आपकी पार्टी के लिए कैंपेन करता है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके खड़ा होता है, और उसके लिए पैसे चाहिए। और आज मेरी एक बड़े सीनियर सियासतदान से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कौमी असेंबली का हम देख रहे हैं कि जो अगला इलेक्शन होगा वो 15 से 20 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ होगा, उससे कम पे नहीं होगा। तो 15 से 20 करोड़ जिस शख्स ने खर्च करने हैं वो कभी भी अगेंस्ट द टाइड जो है वो जाके पैसा नहीं लगाता। वो ये देखता है कि मुझे विनिंग हॉर्स के ऊपर पैसा लगाना है, मैं अपने 15-20 करोड़ पे इस तरह जाया नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में यहीं पे आएगी कि अगर टिकट दिया जाए तो किसको दिया जाए और क्या लोग वो टिकट लेने के लिए राजी भी होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, दिलचस्प बात है। आप कह रहे हैं कि हमाद अजहर साहब ने कहा है कि जब ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, नया सेटअप आएगा तो आसानियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन शामी साहब, जो इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमती जो लोग हैं वो तो ये बात कर रहे हैं कि 16 सितंबर के बाद जब बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे, फाइज ईसा साहब आ जाएंगे, तो उसके बाद नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात कम हो जाएंगी और शायद वही वक्त होगा जब वो वापस आएंगे और तहरीक इंसाफ के लिए और उनके चेयरमैन के लिए जो है प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था, रऊफ हसन साहब जो तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, वो तो ये कह रहे हैं कि एक सरप्राइज दे सकते हैं, एक शॉक दे सकते हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस। आपको क्या लगता है, ऐसा ही होगा? नवाज शरीफ के लिए आसानियां होंगी, पीटीआई चेयरमैन के लिए मुश्किलात होंगी 16 सितंबर के बाद? देखिए, ख्वाहिश तो यही है और कोशिश भी यही है कि लेकिन हकायक उसका साथ देंगे। आप देखें, कोई भी चीफ जस्टिस हो, ये मुमकिन नहीं हो सकता कि वो इस तरीके से एकतरफा इक़दाम करे। और कादी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी अपनी शोहरत जो है एक बड़े अच्छे मुनसिफ की है, और वो यानी आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो आउट ऑफ दी वे जाके कोई इक़दाम हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है कि जो गैर मामूली फैसिलिटेशन है वो ना हो। लेकिन मामला तो सारा देखे ना, यानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनका होगा कि उनके साथ किस तरीके से इक़दाम होता है, वो किस तरह उनके मुकदमात जो चलते हैं। अभी तो आप उनकी कोशिश होती है कोई मुकदमा चले ही ना, कोई फैसला हो ही ना। मगर जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, आप उसको तो एक पार्टी के तौर पर वो इंतखाब में हिस्सा ले सकेगी। और इतना मैं नहीं समझता कि जो ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उसमें आप ये नहीं है कि मैं मंसूर साहब जो बात कर रहे थे, जो खंबे हैं वो शिकस्त नहीं दे सकेंगे अपने हरीफों को। इसके लिए बहुत कुछ और लवाजमात भी चाहिए और नज्म भी चाहिए, तंजीम भी चाहिए, लोग भी चाहिए, वसाइल भी चाहिए। तो पीटीआई के लिए मुश्किलात तो होंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनको पार्टी के तौर पर काम करने दिया जाए
और वो काम करने दिया जाएगा। अभी तक तो मुझे रुकावट नजर नहीं आ रही। हमारा आईन और कानून जो है वो कैसी रुकावट खड़ी नहीं कर सकेगा जिससे आप पीटीआई को बेदखल कर दें। तो मेरा ख्याल ये तो बहुत सी चीजें सोच सकते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन सारी ख्वाहिशात पूरी तो नहीं होती ना। तो मंसूर साहब, आपकी खबर क्या है? क्योंकि नून लीग के लोग तो ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर के बाद ही गालिबन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या तब्दील हो जाएगा? क्यों ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? चलें, ये तो एक तरफ कहा जाता है कि जो गैर मामूली फैसिलिटेशन है पीटीआई चेयरमैन के लिए वो खत्म हो जाएगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी को उससे क्यों नहीं किया जा रहा है फिर? मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून की अगर ऐसी सोच है, और आप सही कह रहे हैं, उनमें से कई ऐसे लोग जो है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे और उसके बाद हमारी मुश्किलात जो है वो काफी तक आसान हो जाएगी। मैं नहीं समझता, मैं डिसएग्री करता हूँ इस बात से कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अभी से इतना कंट्रोवर्शियल बनाने की अगर कोशिश की जा रही है, जैसे वो जिस तरह एक कॉन्सेप्ट मुस्लिम लीग नून के बारे में होता है कि जी साडा बंदा लगा रहा है तो वो सब कुछ कर लेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा मैं नहीं समझता अपने ऊपर इस किस्म का कोई दाग बर्दाश्त करेंगे कि जो जैसी कि जी वो आके कुर्सी के ऊपर बैठेंगे तो मुस्लिम लीग नून के लिए आसानियां और तरीके से आपकी मुश्किलात हो जाएंगी। मेरे ख्याल में बैलेंस होगा, जहां पे जो गलत होगा उसी हवाले से फैसला होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा प्लान बना के रखा हुआ है या वो ये सोचते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी खाम ख्याली है। मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फाइज ईसा वाकई एक बड़े अपराइट किस्म के जज हैं और जो लॉ की किताब जो कहेगी, कानून जिस तरह कहेगा, उनके फैसले मेरे ख्याल में उसी के मुताबिक होंगे। और पीपल्स पार्टी कहां पे खड़ी होगी मंसूर? क्योंकि हमने कुछ अरसे पहले इस तरह की क्यासराइयां हो रही थी, बातें हो रही थी कि पंजाब में अगर 2-वे फाइट होती है तो मुमकिन तौर पे पीपल्स पार्टी को बड़ा बेनिफिट होगा। पीटीआई का अगर टूट फूट होती है तो उसमें साउथ पंजाब में लोग शामिल हो जाएंगे पीपल्स पार्टी में, बाप पार्टी के लोग बलूचिस्तान से जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, केपी से भी शामिल होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि दो नई पार्टीज वजूद में आती हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग उसमें चले जाते हैं। बाप पार्टी के कुछ लोग जो गए थे पीपल्स पार्टी में वो भी वापस बाप पार्टी में आ गए। आपने शायद देखा हो चीफ मिनिस्टर साहब का जो खत भी है वजिंजो साहब का कि हम जाना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया गया है। तो ये क्या हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी के लिए हवाओं का रुख कुछ और था, अब बदल गया है? नहीं, मेरे ख्याल में मैं पंजाब की हद तक कम से कम जरूर बात कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से सब लोग जो है जरदारी साहब ये समझते थे कि शायद उनके पास आ जाएंगे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब का प्रोजेक्ट सामने आया आईपीपी के शक्ल में और उसके बाद परवेज खटक साहब ने भी खैबर पख्तूनख्वा में मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनसे भी अप्रोच किया गया, क्योंकि माजी में भी परवेज खटक साहब पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी इतलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के साथ भी बातचीत हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कोई ज्यादा सीरियसली परवेज खटक साहब के प्रपोजल को जो है वो कंसिडर नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब ब्रेक थ्रू अभी तक नहीं मिल सकता है, ना कोई बड़े बड़े नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए हैं। फिलहाल ऑन द ग्राउंड अगर सिचुएशन देखें तो 4 जमातों के अंदर जो है ये फाइट फिलहाल नजर आ रही है, जिसमें से 2 बड़ी बल्कि जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। या फिर अगर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को देखें तो उनके पास भी, मेरे उनके एक रहनुमा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पास विनिंग सिचुएशन के अंदर सिर्फ 5-6 नाम है, इससे ज्यादा विनिंग पोजीशंस में नहीं है। वो फाइट जरूर करेंगे लेकिन विनिंग पोजीशंस में नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 20-25 मजीद लोग जो है वो शायद पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल ये अभी भी एक 2 पार्टी फाइट ही लग रही है। मुस्लिम लीग काफ भी जो उम्मीद लगाए बैठी है शायद 3 से 4 सीटों से ज्यादा, वो भी उम्मीद नहीं लगा के बैठे हुए कि उनको कोई ज्यादा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। और मंसूर साहब, इस वक्त कोई पॉलिटिकल कैंपेन या बहुत ज्यादा अभी तक तो शुरू नहीं हुई है, बट पीटीआई चेयरमैन तो वैसे भी नहीं लगता कि इस वक्त कोई जल्द से जलूस करेंगे। बिलावल साहब हुकूमत पे इस वक्त मसरूफ हैं, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे है नहीं, मरीम नवाज इस वक्त बिल्कुल पॉलिटिकली इनएक्टिव नजर आ रही है। अभी दुबई में मौजूद थी अपने वालिद साहब के साथ, वहाँ पे सियासी बैठक जरूर हुई लेकिन ट्विटर पे ना कोई खास सियासी बात, ना कोई टीवी अपीयरेंसेज। क्या आपको इसकी वजह नजर आती है? शहजाद साहब, मेरे जो सोर्सेज मुस्लिम लीग नून के अंदर या शरीफ खानदान के अंदर जो मौजूद हैं, मेरी जब उनसे इस बारे में गुफ्तगू हुई है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर, पूरे स्पैन में जब भी मेरा राब्ता हुआ है, तो उनका यही कहना है कि इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि जो निज़ाम चल रहा है, ये सेम पेज के हवाले से जो निज़ाम चल रहा है, इसमें कोई ऐसी बात ना की जाए, कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई दरार आ जाए। मुस्लिम लीग नून बहुत देर के बाद ये समझती है कि बड़ी मुश्किल से हमारे ताल्लुकात ठीक हुए हैं और बार बार जो हमारे ताल्लुकात खराब होते थे उसमें कोई ऐसी वजह नहीं बननी चाहिए। मरियम नवाज को अगर वो खामोश है तो मैं नहीं समझता कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के खामोश हैं। वो कहना चाहें तो बहुत कुछ कह सकती हैं, और बल्कि आखिरी दफा जब उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया था
तो बाद में जब मेरी गुफ्तगू हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब मैं दे भी सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी उनको लेट गो कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हो। सो मेरे ख्याल में वो अभी एहतियात से काम ले रही है, लेकिन वंस इलेक्शन कैंपेन मोड ऑन हुई तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जी अभी इस माहौल में जाहिर सी बात है वोट को इज्जत दो का नारा तो वो नहीं लगा सकती, लेकिन पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ कोई बात हो, पीटीआई के खिलाफ कोई सियासी बयान हो, उस पर भी मुकम्मल खामोशी है। जी उसकी मेरे ख्याल में शायद वो उसकी अभी जरूरत महसूस नहीं करती। मेरे ख्याल में जिस तरह मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को केसेस के अंदर जकड़ा गया हुआ है, तो उसके मुताबिक उनके लिए कोई फिलहाल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने पहले आपके एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई है, तक कोई फैसला सामने नहीं आया, इमरान खान साहब नाअहल नहीं हुए हैं अभी तक, अगर ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहा तो मेरे ख्याल में सब्र का पैमाना जो है फिर लबरेज हो जाएगा और फिर मरियम नवाज जो है मैदान में जरूर उतरेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये इलेक्शन कैंपेन अगर कोई लीड करेगा तो वो शहबाज शरीफ नहीं होंगे, वो नवाज शरीफ होंगे या फिर मरियम नवाज ही होंगी, क्योंकि अगर कोई थोड़ा बहुत कोई क्राउड पुलर है पार्टी के अंदर तो ये दोनों ही है। तो मेरे ख्याल में तब मरियम नवाज जो है दोबारा आप उनको एक एक्टिव रोल के अंदर देखना शुरू कर देंगे। शामी साहब आपको क्या लगता है सियासी हिकमत अमली है जिसकी वजह से खामोश हैं या विद इन पार्टी कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से खामोश हैं? देखिए पार्टी के अंदर तो कोई मसाइल नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की तवज्जो परफॉर्मेंस पर है और शहबाज शरीफ साहब बहुत सरगर्म है, हर रोज किसी न किसी मंसूबे का इफ्तिताह करते हैं, किसी का संग बुनियाद रखते हैं और एक मुसलसल एक वो हरकत में है। और तो मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो हो ताकि वो कुछ न कुछ उनके पास ऐसी चीज हो जिसे वो कैंपेन के अंदर पेश कर सकें और उम्मीद जो है वो लोगों को दिला सकें। तो मैं ख्याल थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा ना शामी साहब कि इसी परफॉर्मेंस से मरियम साहिबा पिछले कुछ महीने पहले अपने आप को डिस्टेंस कर रही थी। गवर्नेंस के हवाले से महंगाई के हवाले से कोई सवाल होता था तो राना सना या किसी और को आगे कर देती थी कि आप जवाब दें, हुकूमत में तो आप हैं। जो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस थी और नजर नहीं आ कोई उम्मीद जो थी उसकी किरण फूट नहीं रही थी। लेकिन आप देखिए जिस तरह IMF से मामला हुआ, फिर जिस तरह आप ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनी है और जिस तरह मिडिल ईस्ट के ममालिक से मामला हो रहे हैं और तवक्को है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इससे थोड़ा सा मामला जो है मुख्तलिफ हो रहा है और एक जो तहर्रुक है शहबाज शरीफ साहब का उसके भी नताइज बरामद हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाहती। मेरा ख्याल है कि जब कैंपेन शुरू होगी फिर जो उनका रोल होगा उसके मुताबिक वो अपना किरदार अदा कर सकेंगी। मंसूर अली खान साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद एक और मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्तदाई दौर में चेयरमैन FBR रहने वाले शब्बा जैदी ने कल अपने इंटरव्यू में जो इंकशाफात और दावे किए हैं उसने सोशल मीडिया पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के दरमियान बहस छेड़ दी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है कि मुल्की मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर लाने का जिम्मेदार कौन है। नून लीग के हामी शब्बा जैदी के इस इंटरव्यू की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ शब्बा जैदी के इस इंटरव्यू पर सवाल उठाकर उनके माजी के बयानात की बुनियाद पर नून लीग को माशी बहरान का जिम्मेदार ठहरा रही है। मगर इस बहस में वो बुनियादी बात कहीं पीछे रह गई है जिन बुनियादी मसाइल का जिक्र शब्बा जैदी ने कल बड़ी तफसील से किया है। अहम बात यह कि शब्बा जैदी ने टैक्स लगाने में रुकावटें और गैर कानूनी कामों को रोकने की जो वजूहात बताई वो कई दिहाइयों से हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ इदारों, ताकतवर लोगों और सियासी शख्सियात का नाम लेकर जिन मसाइल की निशानदेही की है उससे पता चलता है कि इन लॉबीज को ताकतवर लोगों की पुश्तनाई हासिल है। शब्बा जैदी ने कल इंटरव्यू में ताकतवर शख्सियात का नाम लेकर बताया कि कौन कब और कैसे जाती मफाद की खातिर टैक्सों के निफाज और गैर कानूनी काम रोकने में रुकावट बना। इसलिए इस इंटरव्यू के बाद असल बहस तो ये होनी चाहिए थी कि अगर हमने इन मसाइल का हल नहीं निकाला तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, आर्जी तौर पर तो तरक्की हो सकती है लेकिन मुस्तकिल बुनियाद पर तरक्की नहीं होगी। और ये बात तो तय है कि अगर हमने इन मसाइल का हल नहीं निकाला तो ना मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आएगी, ना टैक्स नेट बढ़ेगा और ना IMF से कभी छुटकारा हासिल होगा। इसके अलावा शब्बा जैदी ने सवाल उठाया है कि क्या कोई हुकूमत इतनी ताकतवर हो सकती है जो माफिया पर हाथ डाल सके, क्योंकि हमारे मुल्क में माफियाज हुकूमतें चलाते हैं। शब्बा जैदी ने कल इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्स लगाने या गैर कानूनी काम रोकने की कोशिश की तो किस तरह उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के आर्मी चीफ, DGC, कमांडर सदर्न कमांड
स्पीकर कौमी असेंबली और वजीर खारजा समेत मुतअद्दिद MNAs और सेनेटर्स ने टैक्स लगाने से रोकने की कोशिश की। सबसे पहले शहबाज जैदी ने बताया कि जब वो रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाना चाहते थे और इस हवाले से हुकूमत और रिटेलर्स के दरमियान डेडलॉक आ गया था, तो उस वक्त की DGC ने उनको बुलाया और कहा कि इस वक्त जो मामलात हैं उसमें बेहतर यही होगा कि इस मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए। मेरी जो मीटिंग डिक्टेटर्स के साथ जब मेरा डेडलॉक हो गया तो उसी ज़माने में फजलुर रहमान साहब का धरना चल रहा था। तो जब चीज़ें टेंशन पे पहुंच गई तो मुझे एक अस्करी इदारे के DGC के साथ मेरी मीटिंग हुई, मैं था और ट्रेडर्स के नुमाइंदे थे। आप उनकी जुर्रत देखें कि वो ट्रेडर का नुमाइंदा खड़ा हुआ DGC साहब के सामने और उसने कहा सर आप जो मर्जी कर लें, मैं ये 100 रुपये की मेरी सेल है और इस पर मैं देता हूँ 0.5 पर, 0.25 और 0.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। शब्बर साहब मुझे कह रहे हैं कि 100 पे 10 मांगना है, ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे फैसला कर लें, मैंने नहीं देना, अदरवाइज हड़ताल जारी है, आपका जिम्मा है, आप कैसे संभालेंगे। वो DGC साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आप मुझे कहा कि आप इसको डेफर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान इस सब में ये कह रहे थे कि तुम जो कर सकते हो करो। मुझे कहा कि मैं फजलुर रहमान के धरने से बड़ा खौफज़दा हूँ। तो शहबाज जैदी बता रहे थे कि एक तरफ रिटेलर्स की लॉबी इतनी मजबूत है कि उन्होंने कह दिया कि हम शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे और इस वजह से DGC ने कहा कि अब ये जो रिटेल सेक्टर पर टैक्स लगाने वाला मामला है इसको आप मौखर कर दें। फिर इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक ताकतवर ज़मींदार को, एक बड़े ज़मींदार को एग्रीकल्चर टैक्स का नोटिस दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पार्टी के वाइस चेयरमैन है PTI के और इसके अलावा उस वक्त वज़ीर खारजा थे, वो 40 MNAs का वफ्द लेकर आए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी के MNA थे, PMLN के भी MNAs थे, यानी कि साउथ पंजाब को वो धड़ा लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि आप अभी बहुत कम उम्र है, आप ये इस चीज़ों में ना पड़ें, आप ये टैक्स ना लगाएं। गलती से एक नोटिस दे दिया मुल्तान में एक बड़े ज़मींदार को, पहला नोटिस इशू किया मैंने ज़िंदगी में, इशू कर दिया कि भाई ये आप जो कह रहे हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट से पैसे आए हैं एग्रीकल्चर इनकम से, मुझे रिकनसाइल कर दो। मेरे दफ्तर में 40 MNA आए लेड बाय शाह महमूद कुरैशी और उसमें पीपल्स पार्टी के भी MNA थे, PMLN के भी MNA थे, PTI के भी MNA थे और सारे MNA थे। और उसमें मैं लंबी बात बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें एक बहुत बुजुर्ग MNA थे सरदार नसरुल्लाह दरेशक। उन्होंने मुझे शॉर्ट में ये कहा कि बेटा तू बड़ी छोटे उम्र का आदमी है, तेरे बस का काम नहीं है, इसको छेड़ दे, इसको ज़राअत पे टैक्स मत लगाओ, तेरे बस का काम नहीं है। नहीं, ये नोटिस जो तुमने दिया है ना, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो बेटा तू यंग है, बच्चा है अभी मेरे सामने, मैंने बड़ी गवर्नमेंटें देखी है, तू इसको छोड़ दे, इसके तेरे बस का काम। इस डेलीगेशन को लीड किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने। जी। तो शहबाज जैदी बता रहे थे कि एग्रीकल्चर टैक्स के मामले पे सिर्फ एक जब नोटिस दिया तो 40 MNAs आ गए, उनमें से एक ने कहा कि हम साउथ पंजाब के MNA हैं, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, तुम बहुत छोटी उम्र के हो, तुम ये काम रहने दो। इसके अलावा एक और हैरानकुन इंकशाफ किया शहबाज जैदी साहब ने कल प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि जब हम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए FBR की जो वैल्यू होती है वो बढ़ाने की कोशिश की तो DHA ऑफिसेज बंद हो गए और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको कॉल किया और ये पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन या ट्रेड होता था प्रॉपर्टी का DHA ऑफिसेज में वो बंद हो गया है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने, सुने। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के एक टेबल है, FBR ने इशू किया हुआ है, वो टेबल जो है वो तकरीबन मार्केट वैल्यू से तकरीबन 50% से भी कम पे था। जो FBR की वैल्यू है अगर 10 है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 20 होती है, उससे भी ज़्यादा थी। मैंने उसको 10 को 20 कर दिया था। जब मैंने उसको 20 किया तो DHA के सारे ऑफिस खाली हो गए, मतलब सारा धंधा बंद हो गया। तो मुझे उन्होंने बुला के बोला कि सर ये शब्बर ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ सर, क्या हुआ? ये कहते सर हमारे तो सारे हमारे लोगों का तो कारोबार ही है, वो DHA के प्लॉट आगे पीछे बेचते रहते हैं। मैंने कहा सर ये मैंने कि तुमने क्या किया है? मैंने कहा सर मैंने ये किया है कि मैंने उसको 100% कर दिया है। तो कहने लगे यार वो तो मुझे बार बार DHA वाले फ़ोन करते हैं और लोग फ़ोन करते हैं कि शब्बर साहब ने कोई अजीब सी चीज़ कर दी है, मेरे पास तो उस दिन में एक सौदा भी नहीं हो रहा। हमारे दिन में जो रजिस्ट्रार के पास 200 सौदे हुआ करते थे, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैंने कहा फिर सर क्या आपका क्या करें? नहीं सर इसको यार इसको इस तरह करो, थोड़ा एक पीछे कर दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको 100 को 70 कर दो। फिर मैंने 70 करके 70 से करके उसको थोड़ा और नीचे किया और उनके लोग आगे मुझे समझाते रहे कि सर हमारा तो देखें हमारे लोग DHA के प्लॉटों में बेचते हैं, खरीदते हैं।
अब होना तो ये चाहिए कि प्रॉपर्टी की जो ट्रेडिंग है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और वो डिस्करेजमेंट इसी तरीके से हो सकती है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो गैर ज़रूरी तौर पे उसकी कीमत में इजाफा ना हो। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि जब FBR वैल्यू को बढ़ाया गया ताकि ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया जाए तो DHA के ऑफिस में जो कारोबार होता था, जो ट्रांजैक्शंस होती थी, वो कम हो गई और जनरल बाजवा साहब को, शहबाज जैदी को बुलाकर ये कहना पड़ा कि इसको थोड़ा सा कम कर दें। इसके अलावा तंबाकू के हवाले से उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते थे कि तंबाकू के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जो गैर कानूनी कंपनीज़ हैं जो तंबाकू सिगरेट्स बनाती हैं उन पर टैक्स होना चाहिए। लेकिन जब ये टैक्स लगाने की कोशिश की गई तो उस वक्त के जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, असद कैसर साहब, उनका फ़ोन आ गया कि हमारे MNAs आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे असद कैसर साहब ने कहा कि मेरे फ्रंटियर के MNAs जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं असेंबली के चैम्बर में। जब मैं असेंबली के चैम्बर में गया उन्होंने कहा साहब ये बंद करें। मैंने कहा ये बंद करें, इसमें क्या परेशानी है आपको? 500 रुपये है, तंबाकू उसमें आके उबलती है, सिर्फ वो चला जाता है, वो छोटी सी फैक्ट्री सी होती है, उससे हमारी सिगरेट की तंबाकू मैनेज हो जाती है। उन्होंने कहा सर ये नहीं हो सकता, हमारे सारे MNA तंबाकू के ग्रोअर हैं, तो हम ये तंबाकू पे टैक्स नहीं दे सकते। सवाबी और मर्दान जो है इस डिस्ट्रिक्ट के सारे MNA PTI के हैं। मैंने कहा यार 500 को 0 कर देता हूँ मैं, मुझे मगर उस फैक्ट्री को रजिस्टर करने दो जहाँ पे तंबाकू उबाली जाती है कि वहाँ से जाता है सिगरेट, वो डायरेक्ट तंबाकू से सिगरेट बन नहीं सकता। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, आप हमारे इलाके में एंटर नहीं हो सकते, ये तंबाकू शबाकू बंद करें। तो उस PTI चेयरमैन कहते थे टैक्स लगना चाहिए। जब टैक्स लगाया तो असद कैसर साहब ने कहा कि तमाम MNAs जो सवाबी के हैं, मर्दान के हैं, जहाँ पे काश्तकारी होती है तंबाकू की, वो हमारी पार्टी के हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो टैक्स वापस लेना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जब स्मगलिंग रोकने की कोशिश की तो उस वक्त जो कमांडर साउथ कमांड थे उनका फ़ोन आ गया कि अगर एक साथ ये तमाम स्मगलिंग रोक दी गई तो बेरोज़गारी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास कोई और रोज़गार नहीं। स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला तो मेरे पास सदर कमांड के कमांडर आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको ज़रा स्लो करें क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोज़गार नहीं है। यानी गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग हो रही है, ना इंपोर्ट पे टैक्स लिया जाता है, और जब वो अशिया मार्केट में बिकती है तो ना कोई इससे रिटेल टैक्स मिलता है। ये कारोबार चल रहा है, ये स्मगलिंग जारी है, लेकिन इसकी तौजीह ये दी जाती है कि अगर स्मगलिंग रोक दी तो फिर कोयटा से लेकर सखर तक जो कारोबार है, जो लोगों का रोज़गार है, वो छिन जाएगा। इसके अलावा ट्राइबल एरिया में स्टील रोलिंग मिल्स पर जब टैक्स लगाने की बात की तो उन्होंने बताया कि फाटा के 20 सेनेटर्स आ गए इमरान खान के पास और उन्होंने कहा कि ये टैक्स हटाया जाए। ट्राइबल एरिया के अंदर ये जो स्टील रोलिंग की मिल है इनके ऊपर हाथ डाला। अच्छा, वहाँ उनकी सरिया अगर वहीं बेचे तो अलाउड है, मगर पाकिस्तान में बेचना टैक्सेबल है, वो नहीं देते टैक्स। खैर मैंने जब उनके ऊपर हाथ डाला तो उन्होंने कहा नहीं सर ये तो नहीं हो सकता। 20 सेनेटर जो थे फाटा के, वो इमरान खान के साथ पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा शब्बर साहब को रोके, तो खैर मैंने नहीं माना। इस पे दिस इज़ वन ऑफ थिंग जहाँ इमरान खान की मेरा खिलाफ हुआ, मैंने नहीं माना। मैंने कहा सर ये नहीं हो सकता, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान ने मुझे कहा शब्बर अगर तुम ये करोगे ना, और मुझे जो वहाँ के सेनेटर ने बताया वो ये कह रहा है कि अगर आप लोगों ने मुझे इनको और प्रेशराइज किया तो हम PDM को फाइनेंस कर देंगे, PTM, और ये उसको फाइनेंस कर देंगे और हमारे लिए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत बढ़ जाएंगी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा PM को परेशान उस केस पे देखा था। अब ये वो लॉबीज़ हैं जो हमेशा अपना असर इस्तेमाल करती हैं, ताकतवर शख्सियात, पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके पीछे खड़ी हो जाती हैं, और एक अरसे से इस हवाले से बात हो रही है, लेकिन फिर भी इस हवाले से अब तक कोई इकदाम नहीं लिया गया है। IMF से बात करनी हो, उनसे पैसा मांगना हो, उस पर तो हम पूरी एफर्ट करते हैं, लेकिन जहां हमें अपने वसाइल बढ़ाने की ज़रूरत है, ये बहस होती है कि टैक्स टू GDP नहीं बढ़ रहा। तो आपने सुना कि जब बाअसर शख्सियात सामने खड़ी हो जाती हैं तो कैसे हर सेक्टर पे टैक्स नहीं लग सकता, और जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसको रोकना भी इतना मुश्किल हो जाता है। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और इसके लिए ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने देखा कि किस किस तरीके से सियासी पार्टीज़, MNA, सेनेटर्स और दूसरी बात शख्सियात जो है वो रुकावट बनी कि टैक्स ना लगाया जाए, और कल शहबाज जैदी साहब ने कहा है, ये सवाल किया बल्कि कि क्या कोई इतनी ताकतवर हुकूमत हो सकती है, इतनी मजबूत हुकूमत हो सकती है जो कि इन माफिया से डील कर सके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि माफियाज ही इस मुल्क को चलाते हैं। क्या आपके ख्याल में उनका ये दावा दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर क्या करें, कैसे मुल्क तरक्की करेगा अगर ये हालात रहेंगे तो? शहनाज साहब बहुत शुक्रिया। देखें, शहबाज जैदी साहब की बात में बिल्कुल सदाकत है और मेरे ख्याल से बात में वज़न है, लेकिन जिस तरह मैं सोचता हूँ ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
मैं नहीं समझता हूं कि हमको तमाम लॉबीज को, जो दुनिया भर में होती हैं, सियासी लॉबीज होती हैं, फार्मर्स की लॉबीज होती हैं, रिटेलर्स की लॉबी होती हैं, एग्रीकल्चरिस्ट की लॉबी होती है, इनको माफिया नहीं कहना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम शफर भाई की बात को एक एक करके अनपैक करें, जो आपने यहाँ पे बताई, जिसका खुलासा आपने बताया कि एक दुकानदारों की बात की, मैंने भी दुकानदारों पर टैक्स लगाया, सिर्फ 3,000 रुपये टैक्स लगाया। 22 लाख दुकानें इस मुल्क में हैं, सिर्फ 30,000 दुकानें इनकम टैक्स देती हैं। 3,000 रुपये महीने का टैक्स का मतलब है 100 रुपये टैक्स, 100 रुपये रोज का। अब रोज का 100 रुपया कौन दुकानदार टैक्स नहीं दे सकता आज के इस दौर में? जो ये वो दुकानदार हैं जो ठेले वाला जो है वो भी 4-5 हज़ार रुपये पुलिस वाले को दे रहे होते हैं, माना कि वो उनको वहाँ पे खड़े रहने दें। अब अगर आप ये भी टैक्स नहीं ले सकते तो फिर हम कैसे टैक्स लेंगे? आप देखें, जो रोड बनता है, रास्ता बनता है, जिस पे सारिफ चल के जाता है दुकान, वो भी हुकूमत के पैसे से बनाए, अवाम के पैसे से बनाए, मेरे और आपके पैसे से बनाए। तो दुकानदार का भी फर्ज है, अगर हम ये बात करते हैं कि हम मुहिब्ब वतन है और पाकिस्तानी बहुत मुहिब्ब वतन है, तो फिर इस वतन को चलाने के लिए पैसे दो, रोड बनाने के लिए पैसे दो। तो ये हमने टैक्स लगाया। अब 22 लाख दुकानदार हैं, ये माफिया नहीं है, ये दुकानदारों की लॉबी है। जाहिर है टैक्स देना कोई पसंद नहीं करता, उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर डाला, हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन आपको पता है, शहबाज साहब ने कहा कि ये जो माफिया है, ये जिसको वो माफिया कहते हैं, आप कहते हैं लॉबीज कहनी चाहिए, कि उनसे तमाम हुकूमतें डरती हैं, चाहे वो मिलिट्री गवर्नमेंट भी क्यों ना हो, क्योंकि एक दफा शटर डाउन स्ट्राइक की बात होती है तो हर कोई घबरा जाता है। और इस वक्त भी 2019 में वो कह रहे हैं कि हमें डीजीसी ने बुलाकर कहा कि इस वक्त ये हालात नहीं है कि आप इस टैक्स की बात करें, आप इसको पोस्टपोन कर दें, मौखर कर दें। देखें शहजाद भाई, कभी भी हालात वो नहीं होते कि कोई आदमी टैक्स के ऊपर खुश हो जाए। आप 1 रुपए से किसी से 2 रुपए टैक्स डालेंगे, वो खुश तो नहीं होगा ना, थोड़ा सा तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। मैं आपसे एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाना जरूरी है। भाई आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये रोज बिजली महंगी होती है, वो देते ही है ना बिल, उनका किराया बढ़ता है, वो देते ही है ना किराया। तो हम टैक्स क्यों नहीं ले सकते? मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस वक्त वो एक इंटरनल सियासत थी हमारी, वरना वो टैक्स लग सकता था। लेकिन बहरहाल उसके बाद आपने बात की एग्रीकल्चर के ऊपर, तो अब देखें इसमें अगर आप अपने दौर की बात करें, इंटरनल सियासती कता कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं कि जब आपने लगाया तो मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त कहा कि प्लीज लुक इनटू इट, मतलब ये ना लगाएं क्योंकि उनका सियासी नुकसान होगा। एक्चुअली अकेली मरियम साहिबा को आई थिंक मुरीद इल्जाम बिल्कुल नहीं ठहराना चाहिए। एक तो 3,000 की जगह 6,000 लग गया था, पीएम साहब को मैंने कहा था 3,000 होगा, उसके अंदर बहुत सारे और अवामिल भी थे, मतलब और लोग भी इन्वॉल्व थे, पीएम साहब भी इन्वॉल्व थे, और हमारे दीगर लीडर भी इन्वॉल्व थे, ये मतलब। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के तौर पर टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबे जमा कर सकते हैं, वफाक के पास उसकी इजाजत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने सूबों को इतने पैसे दे दिए हैं कि वो टैक्स जमा ही नहीं करते। प्रॉपर्टी टैक्स का भी यही हाल है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपने वफाक के हाथ में नहीं रखा है, सूबों के हाथ में रखा है। लेकिन चूंकि आप NFC अवार्ड के तहत इतने पैसे दे रहे हैं तो सूबों को जरूरत नहीं है, सूबों के पास तो इतने पैसे होते हैं, उनसे खर्च नहीं होते पूरे। तो अगर आप ये NFC अवार्ड को चेंज करते हैं और मिसाल के तौर पर थोड़ा सा फेडरेशन के पास ज्यादा पैसा रहेगा और सूबों को जरूरत पड़ेगी, तो फिर वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगाएंगे और एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाएंगे। एक वजह आपकी जो आज टैक्स टू GDP रेशो कम हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि जैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन है और खास तौर पे फूड इन्फ्लेशन है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम बढ़ गई है। लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, तो इनकम उस सेक्टर में चले गई जिसको आप टैक्स नहीं कर पाते। और मैं अब भी ये नहीं समझता कि एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूँ कि एकड़ेज के ऊपर टैक्स होना चाहिए कि पहले 8, 10, 12 एकड़ आप माफ कर दें फी खानदान या फी फर्द, और उसके बाद जो है उसको आप फिक्स टैक्स ले लें डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की ज़मीन है। इसी तरह प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होना चाहिए, खास तौर पर वो प्रॉपर्टी जो कि यूज नहीं हो। तो ये जो ज़मीनें लोग खरीदते हैं, इंडस्ट्रियल ज़मीनें खरीदते हैं और रख लेते हैं, और ज़मीनों में सट्टा होता है, ये जो डिफेंस के जो फेजेस खुल रहे होते हैं, लोग फाइलों का कारोबार करते हैं, जो बिजनेसेस, जो फैक्ट्रियां बन रही होती हैं, कि अभी पंजाब के अंदर ऐसा है कि जो और शहबाज शरीफ ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए थे उसको कि भाई अगर आप एक फैक्ट्री का लैंड एलोकेट करा रहे हैं तो फिर उस पर आप फैक्ट्री लगाएं। मुझे याद है पिछले साल जब आपने भी टैक्स लगाया था तो उसके बाद आपकी हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना था, और शहबाज साहब तो कह रहे हैं कि जब हमने FBR वैल्यू को इंक्रीज किया था ताकि टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो, तो उस वक्त आर्मी चीफ जो थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने कॉल करके कहा कि DHA ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमारा तो काम बंद हो गया, प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग रुक गई है। तो मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रेडिंग में ही मुल्क को चलाना है तो इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा, आपको टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। ये रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारा, और उसमें 2
इस सेक्टर में दो बिजनेसेस हैं, एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का बिजनेस है। आई थिंक कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को बिल्कुल हमको आगे लेके आना चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ पे मकान बने, लोगों के पास मकानों की शॉर्टेज है, दीगर चीज़ों की ज़रूरत है, वो बिल्कुल हो। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं और ये जो उसके अंदर स्पेकुलेशन करते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर 15-20% इनको डॉलर में रिटर्न मिलता है पाकिस्तान में, ये ज्यादती है। इससे ये तो एक तो गरीब के पहुंच से निकल जाता है कि वो अपना मकान या अपनी ज़मीन खरीद सके, और दूसरा ये कि अब यहाँ पे ये हो गया है, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि अगर आप पंजाब के अंदर लाहौर में या कराची में एक ज़मीन खरीद लें तो आपको 20-25% रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन अगर आपने खुदा न खास्ता उन पैसों की एक फैक्ट्री लगा ली, एक 10 लूमें 20 लूमें आपने फैसलाबाद में डाल ली, तो आपकी जान अजाब में हो जाएगी। इतने आपको परमिशन चाहिए, इतने आपको वो चाहिए, NOCs चाहिए। तो ये हमने थोड़ा सा जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा दबाव रखा है टैक्स का, प्रॉपर्टी के ऊपर कम रखा है। इसको रीबैलेंस करना होगा। और ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जबकि इंसान अपने बच्चों को अपनी जायदाद दे रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, इनहेरिटेंस हो, उस वक्त साहब हम सेक्टर वाइज तो बात करें, लेकिन मैं जो अमूमी बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो भी मुल्क में ताकतवर लोग हैं, जाहिर सी बात है वो मुल्क का भला सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मफादात का टकराव है कि शायद जो अपना मफाद होता है वो भी सामने आ जाता है, जिसकी वजह से फिर ये बात से शख्सियात जो हैं रुकावटें बन जाती हैं बहुत सारे फैसलों में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये समझना तो होगा ना अब कि कोई भी सेक्टर हो, शायद उससे आपका जाती मफाद थोड़ा सा उसको हर्ट होता हो, लेकिन आपने मुल्क चलाने के लिए आगे बढ़ना होगा, ये करना पड़ेगा, वरना ना तो हम टैक्स टू GDP बढ़ा सकेंगे, ना IMF से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। मतलब अब तो टाइम आ गया ये सोचने का, मजीद वक्त तो नहीं है हमारे पास। शहजाद भाई, ये जो आपने बात की एकदम कलीदी बात है कि हमारे पास वक्त नहीं है। अब पाकिस्तान जितना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड मुल्क, 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसके अंदर आप देखें कि आप 10% या 9% आप टैक्स टू GDP रेशो है, आप टैक्स ही नहीं ले पा रहे। ठीक है, आपने टैक्स का GDP रेशो आपका मतलब 11% होता है, 10% होता है, फिर 9 हो जाता है, फिर आपने GDP रीस्टेट करी और कम हो जाता है। मतलब आपने, और आपका खर्चा जो है वो 16-17% है, तो आपका 8-9% जो है वो डेफिसिट हो जाता है। एक वजह तो ये मैंने आपसे जो गुजारिश करी कि NFC अवार्ड में हमने सूबों को पैसे दे दिए, तो आप जो वफाक जमा करता है वो सूबों को दे देता है, वो खर्च कर देते हैं। एक तो ये मसला है। लेकिन दूसरा मसला ये कि सिर्फ एक एजेंसी है FBR जो टैक्स जमा करती है। आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लेते, आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लेते, आप सर्विसेज के ऊपर टैक्स नहीं लेते। और मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि ये नहीं कि सिर्फ दुकानदार हजरात पे आप टैक्स नहीं लेते, आप हमारे जो भाई हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर साहिबान, लॉयर साहिबान, आर्किटेक्ट साहिबान, और मतलब ये भी इस सेक्टर में भी बहुत कम टैक्स होता है। आप अस्पतालों से पूछें कि डॉक्टर साहबान कितने परेशान होते हैं कि उनका टैक्स कट जाए। लेकिन मुफ्ती साहब, आप जो बात कर रहे हैं ना कि ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए कॉम्प्लेक्स तो हमने बनाया हुआ है ना। अगर हर सेक्टर पे टैक्स लगाएं और फिर वो अपनी एक लॉबी बना लें और फिर बासर लोग जो हैं, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, वो आके खड़े हो जाएं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज तो इस तरीके से बढ़ रही है ना। वरना आई एम श्योर, जैसे अभी कल शहबाज साहब ने मिसाल दी कि इंडिया में गोल्ड स्मगल होता था, लेकिन जब वहां पे मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने गोल्ड की इंपोर्ट को अलाउ कर दिया। तो आप इस तरीके से मामलात को टैकल करते हैं ना। लेकिन अगर आप हथियार डाल देंगे अपने और अपना असर नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे इनको टैक्स करने में या स्मगलिंग रोकने में, तो फिर आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही है हमारे मुल्क में। चले देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुल्क बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको सोने की, गोल्ड की एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान में गोल्ड जो इंपोर्ट होता है वो एक तो इसलिए इंपोर्ट हो सकता है कि अगर आप सेट्स बनाकर एक्सपोर्ट करें तो उसके बदले का सोना ला सकते हैं, वरना आपको 17% टैक्स देना होता है। अब 17% टैक्स सोने के अंदर जो है ना कोई नहीं देता है। उसके बाद मतलब सेल्स, मतलब 20% ड्यूटी है, इसका 17% सेल्स टैक्स है। मैंने सोने के दुकानदारों को बुलाया अपने पास, मैंने कहा तुमको मैं 3% टैक्स लगा देता हूँ। उन्होंने कहा 2%, 2-3% में हमारी बात हुई कि ये सेल्स टैक्स होगा। इसकी वजह यह है शहजाद भाई कि अगर आपकी दुकान में 10 लाख रुपए का सोने का सेट बिक रहा है और आपके साथ वाली दुकान में वो सेल्स टैक्स नहीं ले रहा और वो 8.25 लाख रुपए का बेच देता है, तो लोग 8.25 लाख रुपए वाले का लेंगे। तो हमने 2 या 3% टैक्स कर दिया। मैंने पूछा कहाँ से सोना आता है, बोलता है सर पेशावर के पास से स्मगल हो गया आता है। कितना खर्चा होता है? उन्होंने कहा 3% खर्चा होता है। मैंने इसके ऊपर 4% टैक्स लगा दिया कि इम्पोर्ट पे सिर्फ 4% होगा। लेकिन उस वक्त फिर ये बात हुई
कि शहबाज साहब ने भी कहा कि यार इस वक्त तुम सोने के इंपोर्ट पर टैक्स कम करोगे तो लोग बोलेंगे यार तुम महंगी चीज़ों की इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो इस वक्त इंपोर्ट के पैसे नहीं, तुमने कहा चलो इस चीज़ को मौखर कर देते हैं। लेकिन ये होता है ना कि हम एक चीज़ ये करते हैं कि जो सही चीज़ें होती हैं उसकी हम अक्सर कभी कभी मौखर कर रहे होते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि देखें ये सारी चीज़ें जो है वो मामले सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो आपने बात की है वो बात बड़ी असल है कि वक्त हो चुका है, अब देर हो चुकी है, हमारे पास वक्त नहीं है। अगर हम ये सोच लें तो थोड़ा सा आप रिटेलर से टैक्स ले लीजिए, थोड़ा सा एग्रीकल्चर से टैक्स ले लीजिए, थोड़ा सा तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स कम कर दें। जो मेरी और शायद अब्बासी साहब की एक मंतक है कि अगर आप टैक्स कम कर दें, रेट 35% से 40% से अगर 20% पे ले आएंगे तो बहुत सारा बिजनेसमैन जो कि टैक्स चोरी करता है, जो कि टैक्स इवेट करता है, वो भी टैक्स नेट में आ जाएगा। और हमने कुछ दरवाजे बंद और वो जरूरी है क्योंकि वरना जो तनख्वाहदार तबका है जिसको एटसोर्स काट लिया जाता है वो पिसता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे अब SIFC आपने बनाया, मुख्तलिफ आप इकदाम ले रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें या गवर्नमेंट साथ जोड़ के बैठे और इस चीज़ को फास्ट प्रोसेस करें, तो क्या ये सियासी जमातें एग्रीकल्चर पर, तंबाकू पर, स्टील पर नहीं बैठ सकती? क्योंकि कल जो मिसालें दी हैं उसमें तो कोई सेनेटर आ गया, कोई MNA आ गया, कोई और पावरफुल शख्सियत आ गई, वो कहते हैं कि नहीं इस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो जब आप SIFC बनाते हैं, दूसरे आप इस वक्त कानून पास कर रहे हैं, कम से कम साथ बैठ के ये तो फैसला करें। अभी इसहाक डार साहब ने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था कि प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाएंगे, एग्रीकल्चर टैक्स भी लगाएंगे। खबर आई, शोर मचा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लगाने जा रहे ये टैक्स। देखिए शहजाद भाई, मैं अगर आप मुझे एक सेकंड की इजाज़त देंगे, देखें एक जो चीज़ शायद बाजी साहब बार बार कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमने अपने मुल्क में एक नई कैटेगरी बना रखी है, नॉन फाइलर, जिसका मतलब है कि हम किसी को कहते हैं यार तुम हमारा मुल्क के कानून नहीं मानते हो लेकिन हम तुमको भी फैसिलिटेट कर देंगे, तुमको अगर गाड़ी खरीदनी है तो तुम 10,000 की जगह 20,000 रुपये दे देना। तो अच्छा, जब लास्ट टाइम शहबाज शायद अब्बासी वज़ीर आज़म थे और मैं वज़ीर ख़जाना था, तो उस बजट में हमने कहा था कि कोई आदमी जो नॉन फाइलर है वो गाड़ी नहीं खरीद सकता और वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। ये उसके बाद PTI ने आके उसको चेंज कर दिया। वो चीज़ होनी चाहिए। अगले साल आप इसको कहते हैं कि आप फॉरेन ट्रेवल नहीं कर सकते बशमूल उम्रे और हज के। उसके बाद आप ये कह दीजिए कि आपको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह शनाख्ती कार्ड में, ताकि आप 3 सालों में ये नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दें। ये 2 या 3 सालों में ख़त्म हो जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए एक थोड़ा सा अगर आप टैक्स रेट कम कर देंगे तो ये टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक सिगरेट की एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऊपर ये था बड़ा प्रेशर और बहुत सारे हमारे MNAs थे, वो बोलते थे रोज सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाओ, सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाओ और तेज से बड़ा टैक्स कर दो। अब सिगरेट के ऊपर जो है ना 2 कंपनियां इंटरनेशनल कंपनियां और 10-12 कंपनियां लोकल कंपनियां, दो कंपनियां इंटरनेशनल है, उसके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस था, उसकी एक सिगरेट एंड ट्रेस कर सकते थे। वो 12 कंपनियों ने पहले स्टे ऑर्डर ले लिया था। हमको पता चली कि हमारा वकील जो था वो उन कंपनियों वालों से मिला हुआ था। वो आजम तारड़ साहब ने मुझ पे मेहरबानी फरमाई, नया वकील लाके देखा, हमने उसको स्टे ऑर्डर हटवाया, हम ट्रैक एंड ट्रेस करने गए, वो बंद कर दिया। अब वो वहां पे वो बड़ा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते थे वो 12 टैक्स वाले कि ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पर टैक्स लगाओ, क्योंकि वो तो पूरे का पूरा इवेट करते थे और ये 2 कंपनियों के ऊपर टैक्स बढ़ जाता था। मैं हटाऊं उसके बाद इन्होंने बहुत टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ा कि आपने जो 67-68% सिगरेट की 2 कंपनियों का मार्केट शेयर था वो 54% हो गया और जो इलीगल कंपनीज है उनका मार्केट शेयर 46% हो गया। अब मिनिमम टैक्स जो सिगरेट के ऊपर लगता है वो कम से कम 100 या 125 रुपए एक डब्बे पे लगता है, लेकिन वो 80 रुपए में डब्बी पूरी बेच देते हैं। तो कहां से लगाते हैं? जितना टैक्स है उससे सस्ता उनका प्रोडक्ट है। सिगरेट का पेपर कस्टम से इंपोर्ट से होकर आता है, उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा दें। आप सिगरेट के ऊपर लेवी, टबैको के ऊपर लेवी बढ़ा दें, थोड़ा सा टैक्स इधर कम कर दें। तरीके हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो फिर कुछ लोग लालच में आ जाते हैं, कुछ लोग समझते हैं। एक तो ये कि अपने मफाद को, मुल्क के मफाद के ऊपर हावी नहीं करना और दूसरा वो पॉलिटिकल विल दिखानी है। लेकिन एक और मामला जो कल डिस्कस हुआ वो था स्मगलिंग के हवाले से। अब हमें पता है कि स्मगलिंग के हवाले से ये बात होती है कि देखें स्मगलिंग को रोकेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कल ये शहबाज साहब ने बताया प्रोग्राम में किस तरह की मंतक उनको दी गई, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है कि इंपोर्ट स्टेज पे ना आप ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हैं, फिर वो जब माल बाजार में आता है तो फिर उस पर आप ना रिटेल टैक्स ले सकते हैं। तो क्या अब इस वजह से कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी हो जाएगी, आप स्मगलिंग को अलाउ रखेंगे, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो या किसी और चीज की? देखिए इसको 2-3 हिस्सों में अगर डाल दें शहजाद भाई, तो देखें एक तो ये कि ये FBR के बस की बात नहीं है कि वो अकेली जो है वो स्मगलिंग रुकवा सके। FBR के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक ट्रक हमने पकड़ी थी सिगरेट की, तो 12, 15 या 20 लोग, मैं 22 लोग आए थे पिस्तौलों के साथ, बंदूकों के साथ, वो ट्रक लेके चले गए। FBR कैन ओनली इन्फोर्स दैट मच, यू नो, FBR इज नॉट अ आर्म्ड फोर्स। वहाँ पे हमको जो है वो मतलब दूसरे इदारों के ताउन के बगैर ये नहीं हो सकता, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, ये बात दुरुस्त है कि आप बलूचिस्तान के जो लेजिस्लेटर्स से बात करें तो वो हमेशा ये कहेंगे कि यार उनके पास कोई और
तरीका नहीं है पैसे कमाने का, तो लिहाजा वो करने दो। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, देखें एक बात, और तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे लोग ये बात हमारे नहीं समझते थे कि जब ईरान से आप मिसाल के तौर पर डीजल या पेट्रोल खरीदते हैं तो वो भी पाकिस्तानी डॉलर जा रहा होता है। मतलब वो आप समझते हैं कि यार वो बाटर में आ रहा है या रुपए में आ रहा है तो डॉलर नहीं जा रहा, वो पागल होने वाली बात है। हवाला हुंडी के जरिए जा रहा होता है। हाँ, एनी ट्रेड हवाला हुंडी के थ्रू नहीं जा रहा, जो बाटर के थ्रू जा रहा है उसके पैसे नहीं भी भी जा रहे तो दैट वुड हैव अदरवाइज कम, द डॉलर वुड हैव अदरवाइज कम। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपने उधर बलूचिस्तान में ये ट्रेड नहीं रोकनी तो आपने तो बना दीजिए ना, आप एक ट्रेड सेंटर बना दीजिए, जितना भी पेट्रोल है उस सेंटर जाए, आप 50-60 रुपए लेवी ले लीजिए, जो लेवी आप डीजल के ऊपर लेते हैं डीजल आने दीजिए, 60 रुपए लेवी ले लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। जो आदमी स्मगल कर रहा था उसको आप लीगल कर लीजिए कि भाई 60 रुपए देके हलाल कर लो, चलो आपको थोड़ा अर्से तक बलूचिस्तान को ब्रेक देना है कि लोगों को तो 50 रुपए 40 रुपए कर दो, लेकिन उसको आप हलाल ले आइए। अगर आपसे ये हराम काम नहीं रुक रहा है। मिफ्ता साहब, आपने बहुत सही बातों का जवाब दिया कि ये होना चाहिए, हमें भी पता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस बात का इतना इदराक हो चुका है और क्या ये अब आपको लगता है कि फैसला हो चुका है कि अब ये सारी चीजों में जो रुकावटें बनती हैं उन रुकावटों को दूर करके फैसले हो जाएंगे जो भी अगली हुकूमत है, या अभी भी जिस तरह मुल्क चल रहा है उसी तरह चलता रहेगा कि IMF के सहारे रहेंगे और ये बातें हम शायद 10 साल बाद भी कर रहे हैं कि ये माफिया फलां है, ये लॉबी है और ये टैक्स लगने नहीं देती और हम 9-10% GDP बैठे रहेंगे। होगा या नहीं होगा? होना तो चाहिए, ये पता है, होता हुआ नजर आ रहा है आपको अभी? शहजाद भाई देखें, मैं तो एक नेचुरली एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ जो हमेशा समझता हूँ कि चीज़ें हो सकती हैं और नीयत साफ हो तो, और मैं नहीं समझता हूँ, सच्ची बात है कि मैं आपको सच बताऊँ कि अगर आप सारी दुकानदारों के ऊपर 3000 रुपये टैक्स लगा दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुकानदारों को भी 1 साल बाद फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी कोई जेब से नहीं जा रहा होगा। दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस। इसी तरह अगर आप पेट्रोल के ऊपर 50 रुपए 60 रुपए लेना शुरू कर दें लेवी वहां से बलूचिस्तान से, तो उन ट्रेडर्स को कुछ दिनों के बाद फर्क नहीं पड़ेगा। दिस विल बी अगेन रिफ्लेक्टेड इन प्राइसेस। इनफैक्ट उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन अब कुछ चीजें मसलन प्राइवेट, आपने टैक्स के ऊपर बहुत हमने तवज्जो दी है, इस वक्त ये डिस्कशन की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक पाकिस्तान में निजकारी नहीं होगी पाकिस्तान की मईशत में एफिशिएंसी नहीं आएगी। हम यहाँ पर पिछले साल PIA ने 90 अरब रुपए का नुकसान किया, ये मेरे और आपके पैसे हैं। 90 अरब रुपए से आप देख लीजिए कितनी आप अस्पतालें बना सकते थे पाकिस्तान में, 90 अरब रुपए से कितने बच्चों को पढ़ा सकते थे, कितने घरेलू खवातीन को आप उसको राशन दे सकते थे। लेकिन आपने 90 अरब रुपए जला दिए और आप हर साल ये बोलते हैं कि अगले साल से PIA बेहतर हो जाएगी, अगले साल से PIA। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स में बढ़ाना ज़रूरी है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है, वरना जो हमारे जो डेट पेमेंट्स है वो नहीं हो सकेंगी। लेकिन एक और बात जो बहुत ज़रूरी है वो है कि हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना है। अभी हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, SIFC जैसा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम बैरून मुल्क से सरमायाकारी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे सियासी क़यादत को और अस्करी क़यादत को सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है और ये फैसला करना होगा कि अपने मफादात से ज़्यादा मुल्की मफाद को सामने रखना है और हर शोबे पे, हर सेक्टर पे टैक्स लगना चाहिए। जो आपकी आमदन है उस पर टैक्स होगा, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। जो सैलरी तबका है उससे टैक्स ले लिया जाता है, एट सोर्स ले लिया जाता है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं वो लॉबी बन के सामने आ जाते हैं। बाज़ शख्सियात जो हैं वो रुकावट खड़ी कर देती है और टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता। इस कल्चर को हमें चेंज करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान ने टैक्स टू GDP बढ़ाना है। इस सेगमेंट के लिए हमने असद उमर साहब को भी दावत दी थी, असद कैसर साहब को दावत दी थी, शाह महमूद कुरैशी साहब को दावत दी थी, जिनका जिक्र कल शहबाज जैदी साहब ने अपने इंटरव्यू में किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया तो किसी ने प्रोग्राम में आने से माजरत कर ली। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।